जिसे जानते होंगे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के समुद्री तट की खोज की थी, यानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वह रास्ता खोज लिया था, जबकि वास्को डी गामा ने खोज की थी। तो आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूं कि वास्को डी गामा ने कोई भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भारत आने का एक समुद्री रास्ता खोजा था। भारत पहले से ही मौजूद था। ये बातें हमें बचपन में एक रिसर्च के नजरिए से नहीं देखा, लेकिन आधुनिकता आने की वजह से हम हर चीज को एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं, जिसकी वजह से समुद्र भी अब वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक अच्छा केंद्र बन गए हैं। समुद्र से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में बाकी जगहों पर कैसे जीवन शुरू हुआ। हम इंसानों का समुद्रों के साथ बहुत पहले से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। लिफ है हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, जो पहली बात तो अनंत नहीं है और दूसरी बात यह पूरी तरह से हमारे ही ग्रह पर मौजूद है और इन पर हम न जाने कितनी सदियों से यात्रा भी कर रहे हैं। लोग इन्हीं समुद्रों के किनारों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और तो और इनके किनारे पर कई शहर भी बसे हुए हैं। अंतरिक्ष के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करना हमने मात्र 1 सदी पहले ही शुरू किया है और उसमें भी अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली बात 50-60 साल पुरानी है। अब यहाँ पर सीधा सा यह उत्तर नहीं और इसके बारे में वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मुकाबले में काफी कम जानते हैं। असलियत में इस सवाल का उत्तर ढूंढना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भले ही हम समुद्रों पर न जाने कितने सालों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके जितने पार्ट को अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज कर रिसर्च किया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमने समुद्र के कितने हिस्से को डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। वैसे ही जब हम समुद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अगर इसमें किसी पनडुब्बी को भेजा जाता है तो उसे नॉटिकल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। यहाँ नॉटिकल शब्द का मतलब होता है समुद्र से किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हिस्ट्री में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एसडी में भी हम समुद्री यात्रा को देखें तो आज भी हम समुद्रों पर उतना ही डिपेंडेंट हैं जितना कि 500 से 600 साल पहले हुआ करते थे। किसी भी बहुत भारी और ज्यादा मात्रा के सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए समुद्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह किसी बड़े सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का सबसे सेफ और सस्ता तरीका होता है। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री यानी पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी शिपिंग होती है, यानी सामान का इधर से उधर ले जाना, उनमें से ज्यादातर समुद्रों द्वारा ही किया जाता है। आपने कभी न कभी अमेज़न से शॉपिंग तो जरूर की होगी, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अमेज़न का ज्यादातर सामान इन्वेंट्री के लिए अमेरिका से समुद्र के रास्ते ही आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अगर किसी दूसरे देश से तेल इम्पोर्ट करता है तो उसका भी कन्वेंस समुद्र द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे सस्ते में और सेफ तरीके से सामान को इतनी दूरी तक पहुंचाया जाए। लग्जरी यार्ड चार्टर के मुताबिक हर रोज करीब 1000 नॉटिकल माइल्स के रास्ते को सिर्फ शिपिंग करने के लिए कवर किया जाता है। अब ये नॉटिकल माइल्स भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द लगे, लेकिन असल में एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है करीब 1.8 किलोमीटर। इतना ज्यादा ट्रैवल होने के बाद भी समुद्र आज तक की सबसे कम खोजी गई चीजों में से एक है। तो आखिर अभी तक हम समुद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा खोज पाए हैं? खैर, अगर नेशनल ओशन सर्विस की रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक हम अभी पृथ्वी पर मौजूद पूरे समुद्रों का मात्र 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। और खोजने का मतलब ये है कि हमने उसे अच्छे से एक्सप्लोर किया है। एक्सप्लोरिंग में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे उस एरिया के सभी पेड़ पौधों पर पूरी रिसर्च, और सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितनी भी मछलियों की प्रजाति या समुद्री जीवों की प्रजाति है उन पर भी अच्छे से रिसर्च करना। इसके साथ ही उस एरिया में मेटल और नॉन मेटल की क्वांटिटी भी साथ में गिनी जाती है। जब हमने समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ढूंढा है तब हमारे पास इतने सारे अलग अलग जीवों की प्रजाति है। अगर बाकी बचे हुए 95% हिस्से को भी बहुत अच्छे से खोजा जाए तो हमें न जाने कैसे कैसे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, जो शायद कभी वैज्ञानिकों ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब आइए इसे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन से। हमारे पास आज बुध ग्रह, मंगल ग्रह और चांद की बिल्कुल डिटेल्ड मैप है, यानी अगर आप चांद के किसी भी लोकेशन पर खड़े हुए हैं तो वैज्ञानिक आसानी से आपको ट्रैक कर सकते हैं और उस एरिया की पूरी जानकारी बता सकते हैं, जैसे वहाँ पर कौन से मेटल पाए जाते हैं और कौन से नॉन मेटल पाए जाते हैं और वहाँ की मिनरल वैल्यू क्या है। इतना ही नहीं, मंगल जैसे ग्रह के मामले में वहाँ का तापमान, वायुमंडल का प्रेशर, हवा की गति और आने वाले 1 साल में उस एरिया के साथ क्या होगा, यहाँ तक बताया जा सकता है। ये तो बहुत सीधे ही पता चलता है कि वैज्ञानिक स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई गुना ज्यादा आगे है। खैर, स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम थोड़ा बाद में जानेंगे। अभी सबसे पहले ओशन एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो आखिर क्यों हम समुद्र के बारे में इतना कम जानते हैं और क्यों वैज्ञानिकों ने उसके 95% हिस्से को अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है? खैर, नॉटिकल एक्सप्लोरेशन के इतने ज्यादा कठिन होने के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजी। हमारे पास ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए पहले से ही काफी सारे उपकरण थे, क्योंकि हम इस विषय के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं।
अगर आप इतिहास की किताबों को उठाकर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना विषय ही एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, और यही विषय विज्ञान की पहली फील्ड था। इसके बाद फिजिक्स ने इसे और ज्यादा बड़ा बना दिया। ओशन एक्सप्लोरेशन में ओशन सैटेलाइट, डीप सी सबमरीन और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROVs जैसे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास 50 साल पहले थी ही नहीं। इसलिए समुद्र के बारे में खोज करना तो बहुत दूर की बात थी। जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी और बढ़ती गई वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने समुद्र पर रिसर्च करना चालू की, और पिछले करीब 30 सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के 5% हिस्से को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। टेक्नोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि समुद्र बहुत ज्यादा गहरा है और बहुत ही ज्यादा विशाल भी है। अब आप कहेंगे कि विशाल तो अंतरिक्ष भी है और समुद्र से अनंत गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक उसकी स्टडी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस एक अप्रोचेबल जगह है, इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। अगर हम समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो वह करीब 7 मील गहरा है। यह एरिया मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम अंतरिक्ष में 7 मील की दूर की जगह को देखें तो वह बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश को बहुत भारी मात्रा में रोक सके। इसलिए हम एक नॉर्मल कैमरे का इस्तेमाल करके भी बहुत आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। आइए एक और बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा चांद हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम एक नॉर्मल सैमसंग के मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए उस पर जूम करके उसकी सतह को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और अगर वैज्ञानिकों के द्वारा यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ उसकी सतह का ही नहीं बल्कि सतह पर क्या चीजें मौजूद हैं और कितनी मात्रा में मौजूद है ये भी बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन वही चीज अगर हम समुद्र में करने की सोचें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से लाइट समुद्र के नीचे वाले भाग में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर रिसर्च करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर हमें समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में रिसर्च करनी है तो वहाँ पर हमें किसी न किसी चीज को भेजना पड़ेगा, और वो भी बहुत मजबूत सेंसर के साथ। यहाँ मैंने मजबूत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि समुद्र के नीचे पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको अचानक से वहाँ पर छोड़ दिया जाए तो आपकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। ऐसे में किसी मशीन को भी संभालना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसकी वजह से वह मेटल को बहुत तेजी से कोरोड करता है, यानी उसमें जंग लगती है, और इससे भी मशीन में खराबी आने लगती है जो पूरे रिसर्च प्लान को खराब कर सकती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी ओशन सैटेलाइट डिजाइन की है वो सिर्फ सतह से थोड़े नीचे मौजूद पानी को ही पहचान पाती है। इन सैटेलाइट की मदद से वहाँ के तापमान का पता लगाया जा सकता है और इन्हीं से पानी के रंग को देखा जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर इससे ज्यादा डीप में यह सैटेलाइट जाती है तो उनके डेटा या तो सही नहीं होते या फिर यह सैटेलाइट खुद ही वहाँ पर फंक्शन करना बंद कर देती है। इन्हीं कुछ दिक्कतों की वजह से हम ओशन एक्सप्लोरेशन में आज भी काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर हम समुद्र में 200 मीटर से ज्यादा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बहुत ही गहरा अंधेरा होता है, जिस वजह से वहाँ पर रिसर्च करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। समुद्र के नीचे वाटर प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप समुद्र के 200 मीटर से नीचे वाले पॉइंट पर खड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपके शरीर के ऊपरी भाग पर उतना ही वजन होगा जितना कि आपके ऊपर अगर 50 एरोप्लेन रख दिए जाएं तब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किसी मशीन और किसी भी यंत्र को भेजना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना काफी ज्यादा आसान है और इसलिए हर 6 महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इंसानों को भेजा जाता है। और जहाँ तक कि हम तो चांद पर भी कदम रख चुके हैं। समुद्र में हमने अभी तक बहुत कम खोज की है। इसके और भी कुछ कारण हैं जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी इस सवाल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। आपने ये कई बार सुना होगा कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर ही बैठे बैठे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके कई अलग अलग ग्रहों पर मौजूद समुद्रों और उनमें कैसी कैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं उनका पता लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा हम अपनी पृथ्वी पर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें या तो टेलीस्कोप को पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर भेजना होगा जो काफी ज्यादा महंगा भी होगा और काफी ज्यादा इनएफिशिएंट यानी प्रभावहीन भी, या फिर हमें पूरी तरह से पृथ्वी को छोड़कर कहीं और जाकर बसना होगा ताकि वहाँ से हम पृथ्वी के समुद्रों पर नजर डालें और यह पता लगा पाएं कि यहाँ पर कैसी कैसी चीजें मौजूद हैं। हमारे लिए समुद्र में रिसर्च करना कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम समुद्र में ही रहते हुए समुद्र की ही खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा जो एक और कारण समुद्र के कम खोजे जाने पर निकाला जाता है वो ये है कि समुद्र की खोज करने पर हमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, जबकि वही रिसर्च अगर हम अंतरिक्ष में लगाते हैं तो हम आगे चलकर मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज पर जरा सा भी जरूरी नहीं है। हम इनसे कई सारी चीजें जानने और समझने को जरूर मिलेंगी, लेकिन अगर इसको अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन से कंपेयर किया जाए तो यह चीटी समान भी नहीं है। और इसीलिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश अंतरिक्ष पर रिसर्च करने पर ज्यादा पैसे लगाते हैं और समुद्र को कम फंडिंग मिलती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से अब ओशन एक्सप्लोरेशन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप भी किया जा रहा है और शायद 2050 तक हम समुद्र के बारे में करीब 90% जानकारी तो इकट्ठा कर ही चुके होंगे। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी